So guys, today we will discuss on Brayton cycle, and this cycle is also known as Joule cycle. Okay, so the Brayton cycle is suggested by George Brayton in 1870. Okay, and before understand the concept about the Brayton cycle, firstly we understand about the assumptions of Brayton cycle. Assumptions of Brayton cycle in which working fluid is used as a air, and this की process is a reversible process where the heat addition and heat rejection are at a constant प्रेशर. ओके, कि मतलब ये होगा कि यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड आप यूज़ करोगे वो एयर वर्किंग फ्लूइड यूज़ करोगे, और जो प्रोसेस होगी आपकी वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी. ठीक है, जहाँ पर हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होगा. ओके, सो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं. कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रेटन साइकिल क्या होगा, तो ये कंप्रेशर है, ये आपका हीट एक्सचेंजर है, ये टरबाइन है या अनदर हीट एक्सचेंजर है. तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने वर्किंग फ्लूइड जब यूज लिया है, जब आप वर्किंग फ्लूइड एयर को जब हम क्या करेंगे इंटर करवाएंगे कंप्रेशर में, तो वहाँ पर कंप्रेशर क्या करेगा कि इसके टेम्परेचर को और प्रेशर को जो इंक्रीज करेगा, उसके बाद में क्या होगा, जो कंप्रेसर एयर के टेम्परेचर को और उसके प्रेशर को इंक्रीज करेगा, तो ये इंटर करेगा हीट एक्सचेंजर में. तो जो प्रेशराइज जो एयर होगी वो इंटर करेगी हीट एक्सचेंजर में, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंबशन चैम्बर भी बोलते हैं, जहाँ पर फ्यूल का इंजेक्ट करवाएंगे. अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो आपने अभी बताया कि जो आपका जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो हम एयर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फ्यूल का क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो फ्यूल होगा वो आपका नेग्लिजिबल क्वांटिटी के अंदर है. फॉर एग्जांपल अगर आपका 40 मोलिकुल्स अगर आपके एयर है, तो वहाँ पर 1 मोलिकुल्स जो वो फ्यूल का है, इसलिए यहाँ पर इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट मानते हैं. ओके, और यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड हमारा एयर ही है. तो ये जो कंबशन चैम्बर में जब हमारी जो प्रेशराइज एयर आएगी और वहाँ पर फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होगा, तो उस फ्यूल के इंजेक्ट होने के साथ में जब मिक्स होगा, दोनों एयर और फ्यूल मिक्स होगा, तो वहाँ पर कंबशन टेक प्लेस होगा. जब कंबशन टेक प्लेस होगा और वो मिक्सचर टरबाइन में जाएगा, उसके बाद में जब टरबाइन में जाएगा तो टरबाइन वहाँ पर वर्क आउटपुट हमें देगा, जहाँ पर मतलब कि आपकी वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज होगी. टरबाइन क्या करेगा, उसके मिक्सचर्स को एक्सपेंड करेगा, रिवर्सिबली एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो वहाँ पर आपका प्रेशर घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा. राइट, उसके बाद में क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होगी वहाँ पर हीट एक्सचेंजर में जाएगी. इस हीट एक्सचेंजर में क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हीट का रिजेक्शन करवाएंगे एट ए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. ओके, सो ये जो प्रोसेस है वो क्लोज साइकिल, इसको हम क्लोज ब्रेटन साइकिल बोलते हैं. लेकिन अभी क्या होता है कि कहीं केसेस में ओपन ब्रेटन साइकिल का यूज होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ से टरबाइन से डायरेक्टली इंजेक्ट क्या कर देते हैं, वहाँ पर एग्जॉस्ट करवा देते हैं. जो गैसेस हमारे जो फ्यूल मिक्सचर होगा उसको हीट को रिजेक्ट करवा देते हैं यहीं से डायरेक्टली. तो क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जेट इंजन है, अब जेट इंजन होगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा, अपनी जो हीट को रिजेक्ट करवाएगा वो सराउंडिंग में करवाएगा. या गैस पावर प्लांट की बात कर लेते हैं हम, तो उस केस में हमने वहाँ पर ओपन साइकिल का यूज किया, इसलिए वहाँ पर हमने क्लोज लूप को शो नहीं किया. लेकिन जब आप प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो उस केस में हमें क्लोज साइकिल की जरूरत पड़ती है. ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ ब्रेटन साइकिल क्या होती है, कि हमने बताया कि 2 प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, बाकी जो रिमेनिंग 2 प्रोसेस होगी जहाँ पर हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होगा. ओके, सो अब इसको हम पीवी एंड टीएच डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. तो पीवी एंड टीएच डायग्राम में क्या होगा कि यहाँ पर हमने बोला कि सबसे पहले हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे. राइट, पहले हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे. एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हीट का जो रिजेक्शन होगा, मतलब वहाँ पर हीट का रिजेक्शन और हीट का जो एडिशन होगा वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा एडियाबैटिक है यहाँ पर मतलब कोई भी यानी कि हीट ना तो फुल होगी ना ही हीट एड होगी. ओके, सो और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है आपका ही जो एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट होती है. राइट, तो जब हम 1 से 2 प्रोसेस को क्या करेंगे, यहाँ पर पीवी डायग्राम प्रेशर और वॉल्यूम, तो जब हम 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे तो कंप्रेस करने की वजह से वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी एंट्रोपी, हमने क्या बोला कि आइसेंट्रोपी प्रोसेस, तो एंट्रोपी क्या होगी वहाँ पर कांस्टेंट होगी. तो यहाँ पर टीएच डायग्राम में देखिए आप कि हमने यहाँ पर एंट्रोपी जो 1 से 2 वो एंट्रोपी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है. ओके, उसके बाद में 2 से 3 हमने क्या किया कि कंबशन चैम्बर में हमारा गया, जहाँ पर कंबशन टेक प्लेस हो रहा है, तो जो कंबशन टेक प्लेस होगा वहाँ पर हीट का एडिशन हो रहा है एट ए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. तो जब हीट का एडिशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा. देखिए आप वॉल्यूम 20 यहाँ पर देखो 2 से 3 वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. ओके, उसके बाद में आपका जो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो इस डायग्राम में टीएच डायग्राम में देखिए आप कि जब मतलब कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो, यहाँ पर जब हीट का एडिशन होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है. ओके, उसके बाद में 3rd से 4 प्रोसेस में हमने क्या बोला, टरबाइन के अंदर. तो टरबाइन जो यहाँ पर हमने यूज किया है वो टरबाइन क्या करेगी, यहाँ पर जो साफ जो कपल्ड है इसके साथ में, तो जब वर्क आउटपुट हमें टरबाइन से मिलेगा, वो टरबाइन क्या करेगा, जो वर्क आउटपुट टरबाइन से मिलेगा वो कंप्रेसर को देगा, ताकि कंप्रेसर क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को शक कर सके. तो अब यहाँ पर जब टरबाइन में वर्क एक्सपेंड होगा, हमारा जो मिक्सर एक्सपेंड होगा, तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर आपका जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर भी आपका रिड्यूस हो जाएगा. ओके, देखिए आप इसके अंदर
3 से 4 में टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। ओके, उसके बाद में क्या हुआ कि 4 से 1 प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारा हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर। ओके, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा और एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको पीवी एंड टीएच डायग्राम दोनों समझ में आ गए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल। सो इफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने कि हीट का एडिशन कर रहे थे हम, तो हीट का एडिशन आप देख रहे होगे यहाँ पर कि एम सी पी इंटू टी थ्री माइनस का T2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद में हीट का जो रिजेक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, एम सी पी एंड T4 माइनस का T1, राइट। एंड यू नो वेरी वेल कि हीट इफिशिएंसी जो होती है वो वर्क आउटपुट अपॉन में कितना हो जाएगा, कितने आपने हीट सप्लाई की, राइट। उसके बाद में वहाँ पर Q1 माइनस का Q2 अपॉन में Q1 लिख सकते हैं। ओके, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस का Q2 अपॉन में Q1 भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, Q2 और Q1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से आपको पता है एम सी पी जो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस का T4 माइनस का T1। ओके, T4 माइनस का T1 अपॉन में T3 माइनस का T2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो T3 एंड T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए हम प्रोसेस की बात करते हैं कि प्रोसेस जो 1 से 2 की बात करते हैं। तो प्रोसेस 1 से 2 पर क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए आप कि प्रोसेस 1 से 2 जो हमें दे रखा है, यानी कि जब हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या जो होगा रिलेशन होगा, तो वो हम बात कर लें कि यहाँ पर T2 अपॉन में T1 विच इज़ इक्वल टू P2 अपॉन में P1 की पावर गामा माइनस वन अपॉन में गामा। ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, T2 विच इज़ इक्वल टू T1। ओके, हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, इसको T1 को इधर ले गए, P2 अपॉन P1 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर रेशियो, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरपी मीन्स प्रेशर रेशियो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 3 से 4 जो हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा कि T3 अपॉन में T4 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा P3 अपॉन में P4 और इसकी पावर क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। ओके, तो यहाँ पर जो T3 की वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा T4, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर P3 अपॉन P4 होता है, इसको भी हम प्रेशर रेशियो बोलते हैं, तो इसको हम RP की पावर क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। ओके, तो ये जब कंडीशन हो गई तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक तो T1 T2 की वैल्यू आ गई और यहाँ से T3 की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, तो एक बार देखिए आप कि T4 माइनस T1 को मैं ऐसे ही रखना चाहता हूँ, T3 के अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर देखिए आप इसमें RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा कॉन्स्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और T3 के अंदर भी क्या हो रहा है, RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा कॉमन आ रहा है। तो क्या हम इसको बाहर ले लेंगे और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, T4 माइनस का T1। ओके, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर 1 माइनस का T4 माइनस का T1। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि T3 में वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पर RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में गामा, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, T4 माइनस का T1 बच जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, और इफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस का 1 अपॉन में R की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। ओके, तो यहाँ पर RP आपका प्रेशर रेशियो हुआ है, RP यहाँ पर क्या हुआ है, आपका प्रेशर रेशियो हुआ है, और गामा माइनस 1 अपॉन में गामा जो है वो स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा आपका। तो यहाँ पर जो इफिशिएंसी होगी आपके पास, वो इफिशिएंसी जो है वो ये निकल गई आपकी ब्रेटन साइकिल की कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा ब्रेटन साइकिल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।